भरत महेश मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एग्जाम कब तक होगा? सांगा कुठे गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. Good morning. Good morning. मैं 1 मिनट में क्लास शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेटिंग्स कर दी हैं सारे। अभी पारुल मैडम बात कर रहे हैं क्या?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ मैडम, मैं दूसरा वो मैडम नहीं, मैं तो यार मैडम आपसे लिए इसलिए आवाज मार रहा हूँ सर तो। आप फोन कर रहे हैं अभी? हाँ मैं आपको ही फोन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हेलो किया है ना, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है, इसलिए मैं दूसरा वो हमारा एक मैडम लाइन पर आया ना, मैंने उनको कह रहा था। एक मिनट, अभी देखिए अटैचमेंट मींस स्क्रीन सर्वर दिखाई दे रहा है मैडम? हाँ जी सर। सर वो जो मेल करी थी ना एक्सेल, सर उस पे आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे आज? अभी इस क्लास में थोड़ा कि मैडम जी मैं कर दूंगा, एक सर मिनट। ये या अभी उसके बाद आज ही कर दे, रॉबी के आज साथ आज 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 ही कर कर। देंगे। हाँ आज हाँ जी आज मैंने आज कर देंगे। मैडम मैंने मेल देखा है, लेकिन आपने वो मेल मीन्स ज्यादा सारे इंफॉर्मेशन दे दिया मैडम आपने। सर उनमें से जो टॉपिक्स आपको हो ना कंफर्टेबल, 3 तो आप हाँ ले ही रहे हैं, 3 के अलावा जो भी टॉपिक आप कंफर्टेबल है ना, हाँ हाँ आप बस अपना विलिंगनेस आप लिख दीजिए कि विल कंडक्ट या ऐसे करके जो भी कुछ भी हाँ हाँ। रिमार्क में डाल दीजिए जो आप लेना चाहते हैं। फिर वो रजिस्टर फॉर्म में भर के आज रजिस्टर के फिर आ, हम ऑनलाइन क्लास भर आज मैं फिनिशिंग कर दूंगा ये क्लास कंप्लीट होने के बाद। आज का टॉपिक छोटा से टॉपिक पे है, जल्दी क्लोज करके फिर या तो 11 आफ्टर 11 आई कैन प्रॉपरली फिनिश। नहीं तो अभी देख के मैं आपको से बात करता हूँ डायरेक्टली। हाँ जी सर, इसके बाद तो रॉबी का होगा, उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है मैडम। 11 बजे के अराउंड कर लेते हैं, 11:15, 11 से 12 में थोड़ा फ्री हूँ, आप तब कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया मैडम, ये क्या दिखाई दे रहा है कि एक बार हाँ देखिए जी मैडम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिखाई दे रहा है ना मैडम? दे रहा है सर। ओके मैडम, आई वांट टू स्टार्ट द क्लास। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडे और नेटवर्किंग क्लास DHCP सर्वर टॉपिक। आज का ये सुबह कल समय में मैं सबको मेरा ये DHP नेटवर्किंग के अंदर DHP सर्वर टॉपिक का क्लास में मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग सुरक्षा में हैं। Friends, you know very well about this one. This virtual classes was conducted from NSTI Noida through Nime Zoom app. Today our topic is DHCP server. So friends, DHCP server stands for Dynamic Host Configuration Protocol. So before this class, we are already discussed about what is meant by protocol, the previous classes. आज से पहले हम पिछले क्लासेस में प्रोटोकॉल का मतलब क्या है इसके बारे में हमने बातचीत किया है। नहीं, we are already discussed about the different types of protocols. अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हमने बातचीत किया है। तो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल्स
governed to communicate in a network. एक नेटवर्क का अंदर आपस में जुड़ा हुआ नोड्स कंप्यूटर्स का साथ कम्युनिकेट करने के लिए वया इंटरनेट कुछ नियम को डिफाइन किया गया है। उन नियमों को कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। So here today in our class, out of that we are already covered TCP by IP transmission control protocol by internet protocol, HTTP hypertext transfer protocol, FTP file transfer protocol. Like we have discussed so many types of different types of protocols. TCP by IP का मतलब क्या है, क्या करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना, तो नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर टीसीपी बाय आईपी जब परिचय क्या, इंटरनेट द्वारा कम्युनिकेशन करना। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, मींस एक्सेस द डाटा थ्रू www वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट माध्यम से www वर्ल्ड वाइड वेब का द्वारा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम काम में लेते हैं। इत्यादि चीजों के बारे में हमने पुराना क्लासेस में डीपली डिस्कस किया है। उसी तरह फिर रिसेंटली yesterday in last class we have discussed about the firewall, before that one proxy server. In the same way friends, today we are discussing about the DHCP. Is one of the little bit small topic, so I want to finish as early as possible. Okay, so please concentrate on the today class. मैं कृपया सबसे विनती करना चाहता हूँ, आज का हमारा क्लास का मुख्य टॉपिक ये है DHCP। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, ये छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से जल्दी मैं समझाने के बाद इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। So friends, DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. I think you know very well of the static and dynamic. This one is the Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamically अपना आप permanently मतलब एक host को configure करता है। So DHCP is a protocol that automatically provides an IP addresses and other related configuration information, subnet marks, default gateway, DNS domain naming systems, etc. Works on protocols BDP port numbers 67 and 68. To DHCP, the physical part, hardware part के अंदर port number 67 and 68, these are used for DHCP configuration purpose protocols. That means, suppose I think you people sir already discussed about the microprocessor, not deeply. That is a chip, IC integrated chip. Integrated chips having the number of pins. So every pin having its own functionality. एक IC integrated chip का backend में हम देखेंगे तो number of pins होता रहता है. Suppose 80885 microprocessor 40 pins. तो इसको सपोज जी में अलग अलग डिफरेंट चिप्स है, उस चिप्स का बॉटम साइड पिन्स है, तो पिन्स एक एक पिन्स एक एक काम के लिए कॉन्फ़िगरेट करता रहता है, एक टास्क के लिए डिफाइन करता रहता है। जैसा यार मतलब रिकमेंड रिक्वेस्ट वगैरह आते समय पर पावर ग्राउंड इस तरह। तो मेरे कहने का मतलब व्हाट आई एम टेलिंग हियर, तो DHCP is one of the physical hardware part. In that part there are two ports numbers are there, 67 and 68. These are used for this purpose. DHCP is protocol that automatically provides an IP addresses and other related configuration information like subnet marks, default gateway. We are already discussed gateway. It is translate the information from one media to another media or one network to another network like that. Domain naming system is used for to identify and
A domain means websites, domains. So all these things are managed by this DHCP. Every host on TCP/IP IP network must have a unique IP address which is used for communication in a network on the internet. इंटरनेट पर आपस में जुड़ा हुआ डिवाइसेस का साथ कम्युनिकेट करना है तो उनके लिए एक यूनिक आईडी, एक यूनिक नंबर होता है, तो वो नंबर है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस, वी आर ऑलरेडी डिस्कस वेरी डीपली। If your device is connected internet on the a device is connected in a network on the internet, then that particular device must have a unique number that is called as IP address. Through that IP address only these devices are communicated. अगर एक कंप्यूटर, एक नोड, एक डिवाइस जो भी है नेटवर्किंग के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से मतलब काम करते समय पर डाटा एक्सेसिंग, डाउनलोड, सेंडिंग, व्हाटएवर इट मे बी, दिस कम्युनिकेशंस वाया आईपी का द्वारा ही करता है। So for example, as a teacher, it is necessary to give an example. एक टीचर होने के बावजूद स्टूडेंट्स के लिए समझ में आने के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू कंसिडर आवर मोबाइल्स. If you are purchasing a mobile 50,000, 40,000, that is the physical device. Then after that, if you want to communicate through this device, we need a SIM. अगर हमने 40-50 हजार से स्मार्टफोन खरीद करके रखा है लेकिन उस स्मार्टफोन हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट करने, बातचीत करने, तो उसके अंदर सिम तो इंस्टॉल करना पड़ेगी, सबको पता है, लेकिन वो बात नहीं बता रहा। Again, SIM you are also purchased. They are given a number that is called as for communication purpose. But until then, that particular company, Airtel, Reliance, Tata, whatever it may be, they can act. Until then, they are not activated your SIM, so you are not able to communicate to the other persons through your smartphone. तो सिम को जब तक वो लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप अपना मोबाइल से दूसरी लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको नंबर दिया है लेकिन वो नंबर लॉजिकली एक्टिवेशन मींस दे कैन लॉजिकली एक्टिव मींस दे कैन टर्न आउट योर नंबर इनटू द फंक्शनैलिटी। फंक्शन में लॉजिकली फंक्शन में कन्वर्ट करते रहते हैं, तब तो आपका सिम एक्टिव, इसको कहते हैं हम सिम एक्टिवेशन। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया नेटवर्किंग में, एक डिवाइस, एक कंप्यूटर के साथ नया डिवाइस जोड़ते समय पर प्रिंटर, स्कैनर, फ्लोटर, वी नीड वन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइवर सॉफ्टवेयर. Through the driver software only you can set up means proper logical connection between your computer and that device. Here the same way in internet, if the device, one particular device want to communicate to other device, that device must and should need one of the numbers that is called as IP address. That is unique. There is no duplicate numbers. As IT students, we know very well about the thing. We're already discussed these things. But here, the main topic subject is DHCP's protocol that automatically provides an IP address. So due to that reason, I am focusing that IP address. DHCP का काम ही वही है, जब ऑटोमेटिकली जब आप नेटवर्क शुरू किया तो फिर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह नेटवर्किंग ऑन करते समय पर जितना भी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली जोड़ते रहते हैं तो उस समय पर ऑटोमेटिकली डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। ईच होस्ट मस्ट बी properly configured so that it known as its IP address. So host configuration means every host having assigning a particular IP address. To that IP address only, now onwards, you can communicate in that network through the internet. So due to that reason, the devices must and should need the IP address for communication purpose. So that IP address automatically provide मतलब करने वाले मतलब हार्डवेयर पार्ट है ये DHCP. Okay. Now, when a new host comes online, it must be assigned an IP address that is within the correct range of the address for the
subnet and is not already in use. Already suppose some today working hours are start at 9 o'clock, or sometimes they can work in the company factory shifted hours. But whenever a new host is joined, already 5 employees are logged in and their DSP was assigned dynamically, automatically IP addresses. But after some time, another user, another client was joined, another host. So then that time also, when a new host comes in online, it must be assigned an IP address immediately, automatically, within the correct range of the address for the subnet and is not already in use. मतलब जो IP address already 5 user में से एक को दिया, वो IP address छठवीं या 6 person को नहीं देगा, 6 client को एक अलग, ये जो IP address already काम में है, यूज में है, उसको छोड़ के फिर एक नया IP address automatically assign करता है. Although you can manually assign the addresses to each computer on your network, that the task quickly becomes overwhelmed if the network has more than a few computers. अगर आपका पास उन कंप्यूटर्स है तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन इस DHC द्वारा क्या होता है, ऑटोमेटिक टास्क. There is no need to check and assign. Once you set up the DHCP server, then it can assign the IP address automatically. So that is the work of this DHCP server. I want to give an example. Nowadays, people are using the Unix operating system, but technology is improved. So due to that reason, in every system individually, we are installing the Unix software, Linux software. But really, if you are define a system as a server, then you install that operating system in your server. Like last class, I was given an example, dump terminals. Dump terminals means they are having only monitor and keyboard. In backend, these monitor and keyboards are connected through that server via cables. Actually, colleges, industries, factories में older days में होता क्या थे, computer cost is very high. They cannot have much more financial background. एक कंपनी के अंदर इतना फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं, हर यूजर के लिए, हर ऑपरेटर के लिए एक एक कंप्यूटर खरीद करके फिर काम में लेने के लिए. So when they are introduced the networking Windows network server operating system, before that one Linux. So what happened, for usage of companies, factories, industries, they want to cover means utilization of one CPU, a number of peoples. That time they are established a server, and backend they're connected this dump terminals, monitor and keyboard, like cable TV connection. In a room, suppose in a polytechnic college, engineering college or company, factory, एक लैब कंस्ट्रक्शन करते समय पर एक छोटा सा लैब के अंदर एक कर्नर पर एक जगह पर अलग जगह पर सर्वर सिस्टम को रखते थे. फिर सर्वर के अंदर ये यूनिक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपस में वाया केबल्स, ये तार से बिजली केबल्स द्वारा फिर क्या करते थे, इस सर्वर का साथ जोड़ते थे. जब सर्वर ऑन करते समय पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए, टेक्निकल ऑफिसर जो भी है, वो कॉन्फ़िगर करके रखते हैं जितना भी सपोज ट्रेड वाइज, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह they can assign user ID number according to trade and roll number. Then after that, students can assign, change the by default password. Then whenever that particular student was entered into that lab, computer lab, then that particular student can switch on that monitor and keyboard only. There is no CPU in that place. So this student can utilize that server. So what I'm telling here, suppose first time within 5 minutes, 10 minutes, 5 students or 10 students are entered the lab. After 5 minutes, again 5 students are entered. So before, first of all, who's are already joined, that time they can assign individual user ID purpose. Who am I? Suppose you are applying who command, then it can display the user ID's names, and according to the task, it can be given a process ID. So whenever this users are means increased, then automatically manage the operating system by default. That I want to explain. मैं ये कहना चाहता, पहले 5 स्टूडेंट्स आके लैब में एंट्री करके काम करते समय पर उसको असाइन करेगा, फिर और 5, तो उस सिस्टम का जो भी है क्लॉक स्पीड, सीपीयू स्पीड वगैरह ऑनलाइन टाइमिंग से क्या शेयर करते रहते थे, ऑटोमेटिकली बैक एंड में वो मैनेज करते थे.
डेट एंड टाइम वगैरह सब कुछ नोट करके। तो इसी तरह अगर हमने कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में मतलब एक क्लाइंट बीच में आ गया मान लीजिए, व्हेन ए न्यू होस्ट कम्स ऑन द ऑनलाइन, इट मस्ट बी असाइन्ड एन आईपी एड्रेस within the correct range of the address for the subnet and is not already in use। उसका पास जो भी डिफाइन किया गया उस सबनेट का एड्रेस के हिसाब से जो ऑलरेडी जो असाइन किया गया आईपी एड्रेस को छोड़ के नया आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करते रहते हैं। और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, सपोज इफ यू आर विजिटेड ए पोस्टल ऑफिस व्हेन यू आर सेंडिंग ए कवर टू स्पीड पोस्ट, देन पोस्टल डिपार्टमेंट वाज मींस attached a small slip, barcode slip to your cover. So then after that, that postal operator can detect that barcode. In future, if that cover is missed or mishappened or not delivered to the correct person, if that already sender given a launched a complaint, then according to the barcode, the postal department will try to trace out where that particular cover was mishappened. So here what happened? Why was given that barcode example? मैं वो barcode example क्यों दिया है? उस पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर जो बारकोड्स पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से सप्लाई किया गया, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग बारकोड नंबर्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ब्रांच ऑफिस के अंदर है। सो वो बारकोड के हिसाब से पता चल जाता है ये पार्सल एक कवर किस पोस्ट ऑफिस से किस टाउन से भेजा गया है। तो इसीलिए वो कहते हैं मनी मतलब जो भी पार्सल वगैरह भेजते समय पर भाई साहब ये बारकोड चिपका दीजिए कवर पर पार्सल पर। So that barcode having backend entire information. In the same way, that means ये नहीं आप अपना हिसाब से एक बारकोड पॉकेट में लेकर गए किसी और उसके डिपार्टमेंट से कैसे भी लेकर आए, मतलब वो अटैच किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट तरफ से जो बारकोड्स मिला है वो बारकोड्स ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है उस डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग एंड एंडिंग। सो इस बीच में से आप हो सकते बीच वाली वो बारकोड को निकाल के चिपका सकते हो ऊपर वाली या तो बॉटम वाली, लेकिन वो बारकोड ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी असाइन किया गया है। सो विद इन दैट रेंज बारकोड्स देन कैन यूज द कम्युनिकेशन। पार्सल भेजते समय पर जो बारकोड्स डिपार्टमेंट तरफ से उसको मिला है एक ब्रांच को, उस बारकोड को ही वो काम में लेते हैं ताकि इन फ्यूचर if any mishaps or happen, so mishandling, then through that barcode they can try to trace down. In the same way, when a new host is comes on the network, then automatically this DHP assign an IP within that range. What are the IP means range is IP fools कहते हैं in next slides. So in that fools of range of IP addresses में से एक IP address तुरंत डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इमीडिएटली तो तुरंत उस नया होस्ट को IP एड्रेस असाइन करते रहते हैं। वो भी ऑलरेडी जिसको एक को असाइन किया गया वो IP एड्रेस को नहीं देता है। ये सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। When a new host comes online, it must be assigned an IP address that is within the correct range of the address for the subnet and is not already in use, although you can manual you are already discussing that. So DHP automatically configures the IP address for every host on a network, thus assuming that each host has a valid unique IP address. So again you please remember one thing, आप कृपया मेहरबानी से एक चीज तो ध्यान रखिए कि हम नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो नेटवर्किंग के अंदर इंटरनेट से कम्युनिकेट करते समय पर हर डिवाइस के लिए एक आईपी एड्रेस कंपलसरी है। वो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस मतलब एंटायर डिफरेंट अलग अलग, जैसे सर्टिफिकेट्स के ऊपर ऐसा सीबीएसई बोर्ड से 1 ईयर 2020 में सपोज एक बैच ने एग्जाम दिया तो उसका सीरियल नंबर सर्टिफिकेट के ऊपर वो नंबर का हिसाब से ईयर पर्टिकुलर स्कूल सेंटर स्कूल कौन सी बैच में से है कहाँ से वो सारी चीज सर्टिफिकेट में होता रहता है। इसलिए जब भी आपको सर्टिफिकेट मिस हैपेंड होगा हो गया जल गया कुछ चला गया पानी में गिरेगा, फिर आप उसको कंप्लेंट करते समय पर वो बोर्ड वाले आपका नंबर को देख के अपना सर्वर के अंदर डाटा का हिसाब से आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक आईडी, सिम नंबर्स, these all are unique.
or not assign the duplicate values. The same way IP address also unique address. Okay, so through this IP address only the devices can communicate in the network. So that job was performed by the DHCP dynamically as well as automatically. That is the main funda. So DHCP even automatically recognize the IP addresses as a host come and go. कई बार होता है ना, एक यूजर, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ज्वाइन किया लैब में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया यूनिक्स लैब में, मैं पहले आया हूँ 10-15 मिनट काम करके आधा घंटे के अंदर मेरे को कुछ काम था, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर जाने पड़ा अननेसेसरी फोर्सफुली, तब मैं लॉग आउट करके फिर मैं बाहर जा सकता। तो सिस्टम खाली है, तो दूसरा बंदा आया, मान लीजिए दूसरा विद्यार्थी स्टूडेंट, फिर वो उसी सिस्टम पर लॉग ऑन कर सकता है, लेकिन वो लॉग ऑन करते समय पर उसको दूसरा और एक आईडी असाइन करते रहते हैं सर्वर। इसी तरह ये आईपी एड्रेसेस भी बीच में एक होस्ट आता रहता है, फिर एक होस्ट जाता रहता है, तो इसको कमिंग एंड गोइंग को ऑटोमेटिकली ये रिकॉन्फ़िगर करते रहते हैं ये डीएचपी सर्वर। DHCP can save a network administrator many hours of the tedious configurations work. जैसे many hours मीन्स एक दिन का टास्क है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ऑटोमेटिकली, उस डाटा को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर वो मेंटेन करते रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस
गुरु सर 1 सेकेंड हाँ कर रही हूँ मैं अभी आपको. हेलो हाँ जी सर. मैडम. हाँ जी अब ठीक है सर, आप कर सकते हैं. आप ये शेयरिंग देखिए मैडम, दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन शेयर? जी सर, दे रहा है सर, दे रहा है. सर मेरी आवाज पहुंच रही है ना आपको? हाँ हाँ हाँ. अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक दे यू रहा मैडम. है सर. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. So, friends, sorry for the interruption. There is a network internet issue है. So, automatically it was disconnected. No problem. Please concentrate here. कृपया मेहरबान से ध्यान दीजिए, बीच में इंटरनेट कट गया है, सो मेरे एंड में, इसलिए माफी मांग रहा हूँ. प्लीज आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, समाप्त करेंगे. So DHP can save a network administrator many hours of the tedious configuration work. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करके रखा है ना, वो उसको डेली जो भी है वो काम कुछ आवर्स के लिए सेव करता रहता है डेली जो भी है. जैसे उस टाइम मैंने एग्जांपल दिया आपका प्रॉक्सी सर्वर के अंदर कैश के लिए वेब ब्राउजिंग सिस्टम का स्पीड इंक्रीज जैसे कहते हैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है. उसी तरह जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ आवर्स के लिए ऑटोमेटिकली वो सेव करता है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Friends, please look at here. This is the DHCP server and DHCP client. There are the main 4 steps: discover, offer, request, and acknowledgement. First step, your computer sends a discovery request asking for its information from any listening DHCP server. Host a client सबसे पहले सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट भेज देगा. उस डिस्कवर कहते हैं हम डिस्कवर ये है, you can broadcast that message host to the server. Then after that, any listening DHCP server will offer their configuration information to your workstation. जब क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट गया होस्ट के द्वारा, then वो रिक्वेस्ट तो कहते हैं हम उस टास्क को डिस्कवरी, तो डिस्कवरी का टास्क कंप्लीट होने के बाद DHCP सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा. इट कैन गिव एन ऑफर. So your workstation choose that best least than request. Means उसको जितना जो number of connectivity भेजते समय पर, yes I am choosing this request means this connection. तब ये वर्कस्टेशन या क्लाइंट क्या करेगा, इनमें इनका रिक्वेस्ट आने के बाद DHCP सर्वर एक IP फुल एड्रेस को भेज देगा. इनमें से एक IP को चूज करने के बाद एक कनेक्शन को मींस वो कनेक्शन को मतलब सेलेक्ट करने के बाद that leaves the corresponding DHCP server. Again, this host your client can send that message to the server. इन्होंने ऑफर दिया है, मेरे पास इतना ये कनेक्शन है, आपको जो कनेक्शन ठीक लगेगा, मतलब द नियरेस्ट एंड बेस्ट कनेक्शन को ये क्लाइंट DHCP क्लाइंट और होस्ट सेलेक्ट करने के बाद, हाँ मैं इसको सेलेक्ट किया हूं, तो ये बात दोबारा सर्वर का साथ कम्युनिकेट करे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट. देन आफ्टर दैट सर्वर कंफर्मेशन भेज देगा, हाँ यस आई रिसीव्ड, एक्नॉलेज. ओके, सो हियर दैट इज द फोर्थ स्टेप. The DHCP server your request is the IP configuration information, and then acknowledges your request and leads to your IP configuration information. Again, I want to repeat the 4 simple steps. First, DHCP client send a request. That request host can broadcast to the server. So that process is called as discover. Then after receiving the request to the DHCP server, it can send an offers, IP pools, this connection purpose. Then among those connection, it can select the best connection.
After selecting means receiving that offer, DHCP's client again sent a request. I was selecting this particular list means connection. Then after sending this request to the server by the DHCP client, whenever the DHCP server received that request from that client, again it can confirm. That is called as acknowledgement. Yes, you can use that connection, work through that connection. Okay, so that is, suppose in systems now, whenever you switch on your CPU computer, then from very beginning, at the time of booting, the control unit can check all the other devices, peripherals are properly connected or not. जब हम उस दिन की पहली बार, मतलब अभी तक कंप्यूटर शट डाउन है, कल अपने ड्यूटी परफॉर्म करके शट डाउन करके चले गए, अगले दिन मींस आज आके सुबह सिस्टम ऑन किया, तो ऑन करते समय पर सबको पता है बूटिंग इज अ टेक्निक व्हिच टर्न्स द कंप्यूटर फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट. अभी तक हमारा कंप्यूटर ऑफ स्टेट पर पड़ा हुआ है, इसको ऑन स्टेट पर लेकर आने को टेक्निक कहते हैं हम बूटिंग. और अनदर डेफिनेशन, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द बूटिंग. जब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली कंप्यूटर मेन मेमोरी के अंदर लोडिंग करने के तरीके को भी ही बूटिंग. उस टाइम और बैक एंड में और बहुत सारे काम चलता रहता है, तो कंट्रोल यूनिट प्रॉपर्ली चेक करेगा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह प्रॉपर्ली कनेक्टेड और नॉट. तो प्राइमरी डिवाइसेस कंपलसरी चेक करते रहते हैं. प्राइमरी डिवाइसेस क्या? माउस और कीबोर्ड. After a system is boot means ready, if you want to enter the data or select some data, you must also use this keyboard or mouse, whether it is physically connected or wireless keyboard or mouse. अब कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, आपका पास डिवाइस तो होना चाहिए कीबोर्ड और माउस, बाकी हम कंप्यूटर के साथ डाटा एंट्री करने के लिए, नहीं तो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए. लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्विच ऑन योर कंप्यूटर, देन ऑटोमेटिकली द कंट्रोल यूनिट विल चेक थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम whether these devices are connected or not. If your keyboard is not connected properly or mouse, last time you are removed or some loose contact, then it immediately can display keyboard error, mouse error. If your keyboard is connectedly proper, then what happened? Immediately 3 lights are going on your keyboard, num lock, caps lock or scroll lock. So that means control unit was sending a request, means checking request, you are ready or you are connected properly or not. When the keyboard is receiving the signals, then keyboard will send an acknowledgement to the control unit. Yes, I am ready, I connected. So when the acknowledgement is received from the keyboard or mouse, then control unit means through operating system, it can confirm keyboard is connected or mouse is connected. If the acknowledgement is not received from the keyboard or mouse, then it can display an error message, keyboard error or mouse error. In older days, when they are sending register parcel, register letter, then that time one of the small card is attached to that letter. That card is called as acknowledgement card. If a person is applying a post, the company clearly given an instruction to please enclose an acknowledgement card and write your letter, self-address, and attach the stamps, 5 rupees, 10 rupees. When the companies received your letter or biodata application, immediately they can put a stamp in that acknowledgement and again send back. वो acknowledgement के ऊपर हमने भेजे तो मैंने भेजे तो मेरा एड्रेस ऑलरेडी लिखा है, 10 रुपये 5 रुपये स्टैम्प चिपका है, तो उनका डिपार्टमेंट का काम क्या है? अपना कंपनी का ऑफिस का मोहर लगा के फिर वापस वही पोस्टल डिपार्टमेंट में बॉक्स में डालने की वजह से फिर जिन्होंने भेजा उसका पास एक्नॉलेजमेंट आने के कारण से उनको इतना कंफर्मेशन हो जाता है मेरा लेटर पहुंच गया है, तो उस स्टैंप के ऊपर डेट होने के कारण से उस जिन्होंने भेजा उसको ये भी कंफर्मेशन हो जाता है कौन सी डेट में पहुंच गया है या बिफोर क्लोजिंग डेट पहुंचा है नहीं है. अगर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डेट का अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट ज्यादा है, मीन्स पहले था लेकिन एक्नॉलेजमेंट में डेट आगे है, तो मतलब यू आर सेंडिंग योर लेटर आउट ऑफ डेट, मीन्स क्लोजिंग डेट का बाद उनका लेटर पहुंच गया मिला है, तो हो सकते उन्होंने कंसिडर ना करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं.
कई बार डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह भेजते समय पर, नोटिस वगैरह भेजते समय पर थ्रू रजिस्टर पार्सल विथ एक्नॉलेजमेंट कार्ड का साथ भेजते हैं, ताकि जिसको डिलीवर करते समय पर पोस्टमैन उन कंसर्न पर्सन से साइन करके फिर जिन्होंने भेजा उसका पास भेजता है। Even nowadays technology is improved, EMO, electronic money order, so that time they can send a message electronically through sender mobile. जो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक EMO करते समय पर सेंडर का नंबर मांगते हैं, वो रिसीवर का नंबर, ताकि इमीडिएटली उनका पास भी पहुंच जाते, बनाना आदमी ने आपको मनी ऑर्डर आया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कई बार पोस्टमैन दे देते उसको। फिर जब वो मनी ऑर्डर डिलीवर होने के बाद पोस्टल डिपार्टमेंटल क्या करते हैं, सेंडर का पास एक मैसेज जनरेट करते रहते हैं, आपने जो मनी ऑर्डर भेजा है उस क्लाइंट का पास पहुंच गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्नॉलेजमेंट confirmation. So here also, after selecting a connection by the DHP client, then client send a request, yes, I am selected one of this connection, please confirm it. After that request is reached to the DHCP server, then it can give an acknowledgement, yes, you can work through that, you can communicate with that connection, I am confirmed. So that is called as acknowledgement. Sometimes in WhatsApp, suppose you are sending a message, you are asking one question, then you are observing double tick with blue color, but other side person is not responding, still we are waiting. हमने अधिकतर जवान बच्चे लोगों ने मान लीजिए, नहीं तो कोई भी पेरेंट्स वगैरह कुछ जरूरत इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली इमीडिएटली वो मांगता है, लेकिन जो उन्होंने इंफॉर्मेशन देखा है वो तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो रेस्पॉन्ड नहीं करे तो उसका उनका तरफ से जवाब तो आए नहीं ना, तो हम वेट करना पड़ेगा. So we are not receiving from that the required information through our means other side person, so that time we are waiting. In the same way, जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके भेजा है, लेकिन जब तक सर्वर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करे भेजेगा, तब तक वो कम्युनिकेशन शुरू नहीं हो सकता. So this is the main 4 steps discover, offer, request and acknowledgement. So these 4 sequence steps are involved in this working principle of the DHCP server. Your computer can send a discovery request, means client when send a request, the host can communicate, broadcast that request to the DHCP server. After receiving that, listening DHCP means आसपास में जितना भी हो सकता है, सपोज घर पर जो स्टूडेंट्स में भी टीचर किसी का नाम लिया तो वो नाम जिसका है वो रेस्पॉन्ड करेगा, इसलिए हो सकता है एक से अधिक है तो DHCP सर्वर तब जो भी उसका रेस्पॉन्ड करेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज अ लिसनिंग DHCP. बाय डिफॉल्ट वन ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करेगा वो. Any listening DHCP server will offer their configuration information to your workstations. Then among that offers, client again select the lease means connection. Then again that thing will inform to that server request, please I already selected. कई बार दुकान पर जाते हैं, हम चीज को पसंद कर लिया, लेकिन पेमेंट करने के लिए वेट करते रहे, भैया इनको बिल कर दो, पेमेंट कर दो. आपने तो आइटम्स को सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन जब तक दुकानदार आपको पेमेंट का आगे नहीं बढ़ा, पैसा दे दिया, अपने आइटम्स भी सेलेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने बिल कट के रिसीट नहीं दिया, तो तब आप वेट करना पड़ेगा. इसी तरह क्लाइंट ने सेलेक्ट कर लिया लीज को, कनेक्शन को, लेकिन कनेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद सर्वर को दोबारा वापस भेज दे रिक्वेस्ट, हाँ यस मैं सेलेक्टेड, प्लीज कंफर्म इट. Then after receiving that request from the client, DHCP client, server again respond, can give an acknowledgement to the DHCP client. That is called as an IP configuration information. Allot kar dega. When working with the DHCP, it is important to understand all of the components following the list of components. This DHCP server kya hai? DHCP server is a network device, means physical part running the DHCP services that hold the IP addresses and related to configuration information. IP address and configuration information store करता रहता है ये DHCP, ये सर्वर है, physical device, network device.
This is typically a server on routes, but it could be able anything that acts as a host, such as SD-WAN. Host. DHCP client. DHCP client is the endpoint that receives configuration information from a DHCP server. DHCP server का साथ जो भी connection मिलके काम करते रहते हैं ना, individual end user client. So that is called as a DHCP client. This can be any device like computer, laptop, IoT, Internet of Things, endpoint, okay, or anything else that required connectivity to the network. Anything else means like printer, scanner वगैरह जो भी है, तो इस इंटरनेट कनेक्शन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए DHCP सर्वर के साथ, that is called as a DHCP client. IP address pool, just we have discussed now in previous slides. IP address pool is the range of addresses that are available to DHCP client. IP addresses are typically handled out sequentially from lowest to highest. Like just example, postal example मैंने दिया है, बारकोड का है, उसके जितने भी बारकोड्स उस डिपार्टमेंट के लिए दिया है, हो सकता है स्टार्टिंग बारकोड अपना कवर पर चिपकाने की वजह से वो पोस्टल डिपार्टमेंट उस बारकोड को डिटेक्ट करके आपका पार्सल को आगे बढ़ा देगा, नहीं तो अपने ऊपर सारे बारकोड को छोड़ दिया, लास्ट वन भी आपने मान लीजिए ले लिया, तब भी वो भेज देते हैं, लेकिन सीक्वेंसली इट कैन असाइन, बट DHCP क्या करेगा, सीक्वेंसली फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट असाइन करता रहता है. फर्स्ट मींस लिस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, फिर नेक्स्ट लाइक इंक्रीज करते रहते, पता चलते हैं इसके. इस तरह करने से क्या पता चलता है, ऑलरेडी कितना IP एड्रेसेस को ऑलरेडी असाइन किया गया है, फिर नेक्स्ट कोई भी ऑनलाइन में एक होस्ट आ गया तो फिर इमीडिएट नेक्स्ट IP एड्रेस असाइन करता है. सबनेट इज द participant segment of IP networks. Subnet is used to keep networks manageable. तो लास्ट क्लास IP एड्रेस के बारे में मैंने बातचीत किया है. अगेन IP एड्रेस फर्दर डिवाइड प्राइवेट नेटवर्क्स आर क्लास A, B, C, D, 5. So again that 5 classes they can manage their devices through this subnet. So subnet is a partition segment of IP networks. मतलब इंटरनली और एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए ये सबनेट्स को हम काम में लेते हैं. लीज इज द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द DHCP client holds IP addresses information. When a lease is expires, the client has renewed it. ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन के लिए कुछ लिमिटेड टाइम होता रहता है उसका DHCP सर्वर का अंदर. अगर मान लीजिए अपने कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद कुछ टाइम सपोज जैसे हम वेबसाइट में वेबसाइट खोल कर रहते हैं, कुछ मोबाइल में कुछ और से बात करते रहते हैं, बैक एंड में कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाता है, फिर हम उस आगे पीछे जाने के समय पर रेस्पॉन्ड नहीं होता, फिर रिफ्रेश करते हैं, हम रिकनेक्ट करते रहते हैं, दोबारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते रहते हैं उस वेबसाइट का साथ लिंक. इसी तरह आपने DHCP सर्वर के अंदर क्या किया, एक क्लाइंट मान के जोड़ा है, कुछ काम नहीं किया, कुछ पीरियड खत्म हो गया, तो लेंथ ऑफ दैट पीरियड, कनेक्शन पीरियड, सो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन एक्सपायर हो जाता है. फिर दोबारा काम में लेने के लिए क्लाइंट हैज रिन्यूअल इट, ऑटोमेटिकली वो बैक एंड में रिन्यूअल होता होगा. जैसे इन स्टूडेंट्स लाइफ है, स्टूडेंट कैन रिसीव ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, सो दैट टाइम दैट लाइब्रेरियन गिवन द डेट, आपसे पूछते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो बच्चे ने तो स्टूडेंट ने ले लिया है, लेकिन कई जगह पर रखा है, नहीं तो वो पढ़ रहा भी है, क्लासेस चल रहा है, तो फिर वो स्टूडेंट है उस मतलब दोबारा वो बुक उनको चाहिए, क्लासेस चल रहा है, खरीद नहीं कर पा रहा मान लीजिए, नहीं तो उस बुक्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है, हैबिचुअल हो गया, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को फिर लाइब्रेरी को हैंड ओवर नहीं करना चाहते हैं, वो काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, दोबारा उस बुक को लाइब्रेरियन के पास ले जाके, सर प्लीज इट रिन्यूअल, आप उसको डेट आगे बढ़ा दीजिए, फिर वो डेट बार कोड रीड करके दोबारा डेट मतलब आपको एक्सटेंशन करके दे देते, फिर वो बुक लेकर आके घर पर फिर हम पढ़ सकते, कंटिन्यू कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज रिन्यू. ये तो सबको पता है, बट एज ए टीचर आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन. Nowadays in big industries means universities, IITs, NITs, they are maintained centralized library, digital libraries के अलावा ये centralized library में बार कोड का साथ में बुक्स को इश्यू करता रहता है. तो टाइम होने के बाद क्या कर सकते हैं, आप उस किताब को आप काम में ले सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल करना पड़ेगा. रिन्यूअल नहीं किया, बुक भी हैंड ओवर नहीं किया, इसलिए क्या होता है, कोर्स खत्म होने के बाद NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर लाइब्रेरियन से साइन करना पड़ेगा. तब लाइब्रेरी देखेगा आपका रोल नंबर का हिसाब से कितना बुक्स का साथ ले लिया आपने, हैंड ओवर नहीं किया है तो लाइब्रेरी साइन नहीं करेगा, आपको बता दे कितना बुक्स ले लिया. लाइब्रेरी अंदर कंप्यूटराइज्ड है, आधार नेम, टाइटल, किताब का वर्जन क्या है, फिर कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट का हिसाब से आपको कितना पैसा वापस मतलब जमा करने के लिए बोल देता है. जब आप पैसा जमा करने के बाद NOC पर साइन कर देते, वो तो अलग मैटर.
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने के लिए चीज बता रहा हूं मैं। सो आपने डीएचपी सर्वर का साथ एक डीएचपी क्लाइंट कनेक्शन लेने के बाद कुछ टाइम का बाद, उस टाइम लेंथ ऑफ टाइम खत्म होने के बाद एक्सपायर हो जाता है, मतलब फेल्यूर हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन को दोबारा इट कैन हैज रिन्यूअल इट। DHCP relay, a host or a router that listens for client messages being broadcast on that network and then forward them to a configuration server. The DHCP means ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्विस का अंदर एक रिले का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा रिक्वेस्ट के लिए वो ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, फिर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज ए DHCP रिले। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज इन आवर सिलेबस इट इज ए लिटिल बिट टॉपिक है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए डीएसपी का मतलब क्या है, डीएसपी का प्रिंसिपल क्या है, और कुछ टर्मिनल्स के बारे में, डिस्कवरी क्या है, ऑफर क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट, अगर किसी ने कई जगह पर पूछते समय पर इतना ही बताने के लिए। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड्स, you can try to understand and study yourself. टुडे मैंने क्लास रखा है, सॉरी अगर किसी का सपोज ईद का कारण से कुछ इंटरप्शन हुआ है तो, लेकिन मैं इसी वक्त पर इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ आपका ये क्लास थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। सो DHCP सर्वर का बारे में आज का क्लास में हमने DHCP सर्वर के बारे में बातचीत किया है। इफ यू आर बिलोंग्स टू ए कोपा स्टूडेंट, एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर द एब्रिविएशन ऑफ द DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. It can assign the IP addresses automatically to the clients. Okay, then again this is the procedure, working process. Okay, thank you everyone. Thank you for all of you who are joining for today this class. Thank you once again. मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे क्लास में ज्वाइन किया है। Thank you once again. Thank you. Parul madam. Hello. Anji Parul madam. Okay friends. We will meet once again in the next session, VBA. VBA class में हम मिलेंगे।